इज़राइल जो है वो आग बबूला हुआ पड़ा है। उसके और लेबनान दोनों के बीच एक जंग चल रही है। इज़राइल वही देश है जो गाज़ा पट्टी पर हमला बोलिए हमास को ख़त्म करने की कसम खा रखी है, और उसी इज़राइल ने लेबनान जो उत्तर में उसका पड़ोसी देश है, उसके भीतर जो हिजबुल्लाह आतंकवादियों के ठिकाने हैं उनके ऊपर उसने बेइंतहा बमबारी की है। इजरायली एयरफोर्स ने दक्षिणी लेबनान में भयानक हमला किया है। इस हमले में 500 लेबनानी मारे गए। जाहिर है कि हिजबुल्लाह के आतंकवादी तो मारे गए, लेकिन इसके साथ बच्चे और महिलाओं की भी मौत हुई। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय की माने तो मरने वालों में 35 बच्चे और 58 महिलाएं हैं। इसके अलावा 1650 से अधिक लेबनानी घायल हुए हैं। ये जो आप वीडियो देख रहे हैं, ये इजराइल की तरफ से उसकी एयरफोर्स ने लेबनान के ऊपर जो ताबड़तोड़ बमबारी की और उसने तमाम रिहायशी इलाकों पर गोले बरसाए, जिनके बाद कोहराम मचा, उसी की तस्वीरें हैं। लेबनान के अस्पतालों में मरीजों की भीड़ है, वहां चीख पुकार है। इजराइल ने सीमा के करीब रहने वाले लेबनानी लोगों को ये एहतियातन कहा कि आप अपना घर छोड़ दीजिए। इजराइल का आरोप है कि लेबनान के कई घरों में जो बस्तियां हैं, उन बस्तियों में सिर्फ लोग लेबनान के नहीं रहते हैं, बल्कि कई घरों में मिसाइल और भयानक हथियार रखे हुए हैं, और ये हथियार, ये जखीरा हिजबुल्लाह ने जमा कर रखे हैं। इनका इस्तेमाल वो इजराइल के खिलाफ करता है। इजरायली डिफेंस फोर्स की माने तो उसकी फौज ने दक्षिणी लेबनान और बेका घाटी, दक्षिणी लेबनान में एक इलाका है जो पहाड़ियों से घिरा हुआ है, बेका घाटी में 1600 हिजबुल्लाह ठिकानों पर बमबारी की या उनको निशाना बनाया। 2006 के बाद यानी कि 18 साल में इजराइल का लेबनान पर अब तक का यह सबसे भयानक हमला है। इसके चलते लेबनान में दहशत है। अगर आप तस्वीरें वहाँ की देखें तो लोग अपने बच्चों और परिवार को लेकर के उन ठिकानों की तरफ भाग रहे हैं जहाँ बम ना गिरे, स्कूलों की तरफ। बहुत सारे ऐसे लोग वहाँ दिख रहे हैं जो ये कह रहे हैं कि हम कहाँ जाएं, हमें समझ नहीं आ रहा है, हमें कोई भी सुरक्षित जगह दिख नहीं रही है, उनको कुछ भी सूझ नहीं रहा है। इजरायली डिफेंस फोर्स ने कहा है कि एयरफोर्स उन घरों को निशाना बना रही है जहां हिजबुल्लाह की ओर से रॉकेट, ड्रोन और मिसाइलें या तो रखी गई हैं या तैनात की गई हैं। हमें उसके बारे में पूरी जानकारी है, सटीक इन्फॉर्मेशन है। उस इन्फॉर्मेशन के आधार पर हमने अपनी स्ट्रैटेजी तैयार की है और हमने उन टारगेट्स को पहले से सेट कर रखा है और हम वहां बम गिरा रहे हैं। इजरायल के इस भीषण हमले का कारण ये है कि हिजबुल्लाह ने सोमवार को 200 से ज्यादा रॉकेट से इजराइल पर हमला किया। हालात ऐसे हो गए कि उत्तरी इजराइल के कई शहरों में सायरन बजने लगे और देर तक बजते रहे। हिजबुल्लाह के हमलों ने ऐसी दहशत फैलाई कि इजरायली लोग भागकर सुरक्षित ठिकानों की तरफ जाने लगे। ये दोनों देश एक दूसरे के साथ लगे हुए हैं। इजराइल लेबनान के दक्षिण में है और लेबनान इजराइल के उत्तर में है। इसलिए इजराइल का जो उत्तरी हिस्सा है और लेबनान का दक्षिणी हिस्सा है, इस इलाके के लोग बार बार बमबारी के और हमले के घेरे में आते हैं और उस जद में आने के चलते उनकी ज़िंदगी तबाह रहती है, मुहाल रहती है। लिहाजा इजराइल के लोग भी हिजबुल्लाह के हमलों के बाद भागते देखे गए। यह जो हमला था हिजबुल्लाह का इजराइल के ऊपर, वह भी अब तक का सबसे बड़ा हमला था। वैसे इजराइल भी पिछले 4 दिनों से लगातार बमबारी कर रहा है, लेकिन सोमवार को पलट करके जो उसने गोले और मिसाइल या रॉकेट दागे, उससे पूरा लेबनान थर्रा गया।
इसका असर ये हुआ है कि दुनिया में इस बात का डर बढ़ने लगा है कि युद्ध का दायरा कई और देशों को अपनी लपेटे में ना ले ले। इसलिए उस पूरे इलाके को अब नक्शे पर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ जहाँ ये युद्ध चल रहा है और जिन देशों के इस लपेटे में आने की आशंका बन रही है। इसलिए इस बड़े वॉल पर अब आप नक्शा देखिए। यह जो नीली सी जगह है वो इजराइल है। उसके ऊपर गहरे नीले रंग का जो देश है वो लेबनान है। लेबनान मानकर चलिए 10,500 वर्ग किलोमीटर का देश है। अगर मैं आपको समझाऊं तो हरियाणा हमारे यहाँ राज्य है जो 44,000 वर्ग किलोमीटर का है और लेबनान कितना है 10,500 वर्ग किलोमीटर का। यानी कि एक लेबनान, दो लेबनान, तीन लेबनान, चार लेबनान एक हरियाणा में घुस जाएंगे और उसकी आबादी जो है वो 60 लाख की है। उसके नीचे जो हल्के नीले रंग में है सी ब्लू कलर, वही इजराइल है और इजराइल का जो दायरा है वो लगभग 22,000 स्क्वायर किलोमीटर का है। यानी कि 2 इजराइल हरियाणा के भीतर घुस सकते हैं और आबादी इजराइल की है 1 करोड़ के आसपास। 2022 में 96 लाख थी, तो आप आज की तारीख में 1 करोड़ मान सकते हैं। 1 करोड़ की आबादी इजराइल की है, 60 लाख की आबादी लेबनान की है और नीचे जो सफ़ेद छोटी सी पट्टी है वो गाज़ा पट्टी है। गाज़ा पट्टी 40 लाख लोगों की आबादी रहती है। वो 40 किलोमीटर लंबी 10 किलोमीटर चौड़ी एक पट्टी है जिस पर फिलिस्तीनी मूल के लोग रहते हैं। वहाँ जो कब्जा है, नियंत्रण है, वो हमास का है जो आतंकवादी संगठन है और दुनिया के तमाम देशों ने उसका आतंकवादी संगठन घोषित कर रखा है और उसी के साथ लड़ाई जो है वो इजराइल की फौज की चल रही है गाज़ा पट्टी के भीतर। अब सीरिया जो है वह भी इजराइल के खिलाफ हमास का और हिजबुल्लाह दोनों का समर्थन करता है। इसलिए हिजबुल्लाह के बहुत सारे कैंप सीरिया में भी हैं। बार बार आप देखते हैं कि सीरिया के ऊपर भी इजराइल हमला करता है। कारण ये है कि हिजबुल्लाह के बहुत सारे कैंप्स सीरिया के भीतर भी हैं। सीरिया की राजधानी दमिश्क। ये सब गल्फ कंट्रीज हैं। बगल में इराक है। अब यह जो सऊदी अरब है ये अरब का सबसे बड़ा मुल्क है, सबसे ताकतवर देश है सऊदी अरब। उसके दक्षिण में ये यमन है और यमन के नीचे ये अदन की खाड़ी होती है जो हमारे यहाँ जो अरबियन ओशन है, हिंदुस्तान इधर है, तो ये अरब सागर है। अरब सागर जब पश्चिम में जाता है तो अदन की खाड़ी है और ये यमन है। यमन में हूती विद्रोही है और ये हूती विद्रोही भी इजराइल से लड़ते हैं। तो समझिए कि अब यहाँ से घुस करके और समुद्र के रास्ते जाके इजराइल से लड़ते हैं, फिर यहाँ से इनके पास भी रॉकेट मिसाइलें हैं जो वहाँ तक दागते रहते हैं। तो उत्तर में लेबनान, वहाँ हिजबुल्लाह, नीचे गाज़ा पट्टी में हमास और यमन में हूती विद्रोही। यह तीनों के तीनों इजराइल के दुश्मन हैं और उसने मोर्चा खोल रखा है। दूसरा ईरान है। अब देखिए कि लैंड, जमीन के रास्ते कहीं भी कोई देश जो है वो आपस में ईरान और इजराइल के बीच में संपर्क नहीं दे पाता है। इराक जैसा बड़ा देश बीच में आता है लेकिन ईरान और इजराइल के बीच भी तनी रहती है। और यह जो तीनों संगठन हैं, चाहे हूती हो, हिजबुल्लाह हो या फिर हमास, इन तीनों को पैसा, सपोर्ट, ट्रेनिंग, गोला बारूद, यह सब ईरान मुहैया कराता है। ईरान इन तीनों का मालिक मुख्तार है। तो अब जो स्थितियां हैं वहाँ की, उनमें देखेंगे कि आप ये सारे देश कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हैं। ये सऊदी अरब अमेरिका से थोड़ा बेहतर संबंध है, कतर का बेहतर संबंध है, लेकिन बीच में ये बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। कहाँ जाएगा, कहाँ तक पहुँचेगा युद्ध, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ जो 2 एक्सपर्ट्स हैं, सुरेश गोयल साहब हैं, आप फॉर्मर डिप्लोमेट हैं, और मेजर जनरल संजय मेसन हैं, आप डिफेंस एक्सपर्ट हैं। जनरल साहब, पहला सवाल मेरा आपसे है, हिजबुल्लाह ना तो घुटने टेक रहा है और ना इतनी बमबारी इजराइल की तरफ से हुई है, उसके बाद वो बहुत परेशान है। वो कह रहा है कि हम भी बदला लेंगे, हम भी पलट करके वॉर करेंगे। हमास भी रुकने का नाम नहीं ले रहा है। वो ख़त्म हुआ नहीं
और अभी भी वो मैदान में है, एक मुसीबत है इजराइल के लिए। हूतियों की तरफ से अलग तरह का खतरा है। ये इजराइल जो युद्ध लड़ रहा है, ये कोई स्टेट इन्वॉल्व नहीं है, नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, और ये अपनी तरह की इकलौती लड़ाई दुनिया में मैं देख रहा हूं। ये कहां जाती हुई आपको दिख रही है? जनरल मैस्टन से मेरा संपर्क टूटा हुआ है, लेकिन जितने भी देश हैं वो सारे के सारे आज की तारीख में चिंतित हैं, और फ्रांस ने कहा है कि संयुक्त राष्ट्र तुरंत सिक्योरिटी काउंसिल की बैठक बुलाए और फैसला किया जाए कि ये तनाव, ये युद्ध रोका जाना चाहिए। ईरान के राष्ट्रपति ने कहा है कि हम हथियार रोक सकते हैं, हम हमला का जो अपना तरीका है, अपनी स्ट्रैटेजी है, उसको बदल सकते हैं अगर इजराइल भी हथियार डाल दे, यानी कि युद्ध रोक दे। तो जितने भी देश शामिल हैं वो सारे के सारे ये कह रहे हैं कि किसी न किसी कीमत पर इस युद्ध को रुकना चाहिए। जॉर्डन की तरफ से ये कहा गया है कि हमारे जो भी लोग लेबनान में हैं उनकी सुरक्षा और लेबनान की खातिर जो भी ज़रूरी है वो सारा सपोर्ट जॉर्डन देगा। जनरल मैस्टन, मेरा संपर्क आपसे जुड़ गया है। मेरा सवाल आपने शायद सुना होगा, मैं आपसे जवाब की उम्मीद करता हूं। आपका एक्चुअली सवाल मेरे को सुनाई नहीं दिया क्योंकि बिल्कुल संपर्क टूट ठीक गया है सर, था। मैं दोबारा सवाल करता हूं। मैं ये कह रहा हूं कि इजराइल एक ऐसी लड़ाई में है जिसमें हमास है, हूती हैं और हिजबुल्लाह हैं। ये नॉन स्टेट एक्टर्स हैं। दुनिया में अपनी तरह की पहली लड़ाई है जिसमें देश शामिल नहीं है और ये नॉन स्टेट एक्टर्स हैं। ये लड़ाई आपको कहाँ जाती दिख रही है और ये कितनी खतरनाक होती जा रही है? आपने बड़ा उचित सवाल पूछा है। ये जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, आपने सही बताया है, इसका सारा कमांड कंट्रोल, टोटल फंडिंग, हथियार देना, ये सब ईरान के हाथ में है। और ईरान का बेसिक मुद्दा बहुत साफ है। वो इजराइल को दुनिया के नक्शे से मतलब वाइप ऑफ निकालना चाहता है। ये उसका स्टेटेड एम है। और इसके लिए वो तीन ये जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, हिजबुल्लाह, हमास और हुतीज, इनका इफेक्टिवली इस्तेमाल कर रहा है और खुद डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं हो रहा है जी। तो ईरान की स्ट्रैटेजी हमको समझनी पड़ेगी। अभी हम देखते हैं कि इजराइल की स्ट्रैटेजी क्या है। इजराइल की स्ट्रैटेजी निकलती है उसकी थ्रेट परसेप्शन से, जो मैंने आपको बताई। उसके लिए थ्रेट ये है कि वो दुश्मन देशों से घिरा हुआ है और जो दुश्मन सबसे बड़ा ईरान है, वो अपने प्रॉक्सीज के जरिए चाहता है कि ये देश खत्म हो जाए। तो इजराइल की स्ट्रैटेजी बिल्कुल साफ है कि वो वहां पर एग्जिस्ट करेगा, उसका सर्वाइवल का बेसिक मुद्दा है, और उसके लिए वो किसी भी हद तक अपनी लड़ाई को या अपने बॉर्डर्स को सिक्योर करेगा। और ये लड़ाई शुरू हुई है 7 अक्टूबर को हमास द्वारा, और मेरे ख्याल अगर अभी 7 अक्टूबर को नहीं होती तो मैं आपको बता रहा हूँ ये अगले साल हो सकती थी, इस साल हो सकती थी। ये लड़ाई तो ये किसी भी नॉन स्टेट एक्टर ने शुरू करनी थी ईरान के बोलने पे। तो इजराइल का अभी स्ट्रेटेजिक एम बहुत क्लियर है कि उसने ये लड़ाई फेजेस में लड़ा है। कोई भी फौज, भारतीय सेना हो, कोई भी फौज 2 या 3 फ्रंट में लड़ाई नहीं लड़ना चाहती है। वो एक फ्रंट पे लड़ाई करती है, बाकी फ्रंट को वो कंटेन करती है। तो इस लड़ाई में पिछले 7 अक्टूबर से लेकर आज तक उसने जो पूरा फोकस था वो गाजा पे था और वही फ्रंट पे उसकी लड़ाई हो रही थी। बाकी फ्रंट, हूती वाला फ्रंट और हिजबुल्लाह फ्रंट को कंटेन किया था। वहां छुटपुट घटनाएं होती थी, रॉकेट्स वगैरह चल रहे थे, लेकिन पूरी मिलिट्री फोकस सिर्फ गाजा पे था। गाजा को अभी काफी हद तक डिस्ट्रॉय करने के बाद रूमर्स ये भी है कि याया सिनवार को भी शायद मार दिया है। इस्माइल हानिया को तो ईरान में मार दिया है। तो टॉप लीडरशिप को एलिमिनेट कर दिया है और गाजा को तकरीबन ध्वस्त कर दिया है। वहां की जो जनता है उनको आक्रोश है। इजराइल के प्रति तो आक्रोश होगा, लेकिन उनको हमास के प्रति भी आक्रोश होगा, क्योंकि उनकी वजह से वहां के लोगों की, बच्चों की और पूरी जाने जा रही हैं। अब स्ट्रेटेजी इजराइल ने चेंज की है। अब वो कंटेन करेगा या कंसोलिडेट करेगा गाजा को। कंसोलिडेट मतलब जो उसने यहाँ जीत हासिल की है या जो भी उसने हासिल किया है उसको मजबूत बनाएगा।
लेकिन अब अपनी फोर्सेस की डाइवर्ट कर रहा है नदन फ्रंट में हिजबुल्लाह के खिलाफ, और इसीलिए उसने अपने आर्मर टैंक्स 2 जी डिवीजन वहां मूव कर दिए हैं। सुरेश अब इरादा उसका यहाँ पर क्या है वो भी मैं आपको बताना चाहता हूँ। जी इरादा उसका साफ है, हिजबुल्लाह को भी वही सबक देना जो गाजा में मिला है, और उसका एम है यहाँ पर बफर जोन क्रिएट करना। मतलब काफी क्लैरिटी उसका है। बफर जोन मतलब वहां पर जो जितने भी इजरायली नदन इसराइल में रह रहे थे 60,000 के तकरीबन, वो वापस आए, और इसके लिए काफी इलाका क्लियरेंस चाहिए मैं कि समझा सर, मैं समझा, लेकिन सुरेश गोयल जी, ठीक है, इजराइल जो है वो 10 फ्रंट पे एक साथ लड़ सकता है। अभी जनरल साहब कह रहे हैं कि याह्या सिनवार को मार दिया इजरायली फ़ौज ने, इसकी पुष्टि नहीं है, लेकिन खबर ये लगातार चल रही है। इस्माइल हानिये को तेहरान में मारा इजराइल ने, ईरान की राजधानी में इस्माइल हानिये को मारा। तो यानी कि आप यूँ मानिए कि हमास के दोनों जो बड़े कमांडर थे वो ख़त्म हो गए। तो हमास जो है हेडलेस है, ठीक है। अब गाज़ा में लड़ाई चल रही है, हिजबुल्लाह के साथ आप लड़ रहे हैं, लेकिन ये लड़ाइयाँ जो हैं वो कहीं जा कर के ख़त्म होती हुई सी दिख नहीं रही हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि यूक्रेन और रूस, इन दोनों के बीच युद्ध चल रहा था, तो यूक्रेन नेटो की नाक का सवाल है। रूस कि पुतिन जो हैं वो चाहते हैं कि दुनिया में उनकी तूती बोलती रहे, लेकिन इस तरह का मामला यहाँ नहीं है, इजराइल हमास के साथ नहीं है। तो अब जॉर्डन जैसा देश, सऊदी अरब जैसा देश जो चाहते हैं कि यहाँ स्थितियाँ अनुकूल रहें, इन लोगों की तरफ से राजनयिक ऐसे फैसले या कदम क्यों नहीं उठाए जाते हैं जो इस युद्ध को रोक सके? क्या इजराइल रुकने को तैयार नहीं है या कोई रास्ता दिख नहीं रहा है? राणा साहब, देखिए, मैं एक बेस्टन साहब ने भी काफी लंबा एनालिसिस किया फ्रॉम द मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू। मैं मिलिट्री का आदमी नहीं हूँ, मैं डिप्लोमेट हूँ, मैं फॉरेन पॉलिसी की बात करता हूँ। जी तो मैं एक बात सामने रखना चाहूँगा। देखिए, सवाल यहाँ पर इसराइल पैलेस्टाइन का नहीं है। पैलेस्टाइन जब बात टू स्टेट सॉल्यूशन की शुरू हुई और जब इसराइल ने उसको मानने से इनकार कर दिया, और जब इसराइल के मानने के इनकार के बाद जब वहाँ पर वेस्ट बैंक में और गाजा में अलग अलग पार्टी की सरकार बनी, और जब हमास ने महमूद अब्बास को प्रेसिडेंट मानने से इनकार नहीं किया, लेकिन ये साफ जाहिर हो गया कि गाजा में जो हमास का जो आधिपत्य है, जो हमास का इन्फ्लुएंस है, उसके बाद में महमूद अब्बास का जो इन्फ्लुएंस है वो खाली वेस्ट बैंक में ही। तो बेसिकली फ़लस्तीन जो है, अगर हम फ़लस्तीन की बात करें, तो पहले ही एक तरह से करीब आधा रह गया था। तो मैं जी बात ये कि यहाँ पर फ़लस्तीन की बात करना जो है, वो थोड़ा-सा अलग हो जाता है, क्योंकि फ़लस्तीन काफ़ी पहले ख़त्म हो चुका है। माफ़ कीजिएगा, मैं ये बात जानबूझकर के कह रहा हूँ, हालाँकि नाम के लिए फ़लस्तीनियन हैं, जी नाम के पैलेस्टाइन का रिप्रेजेंटेटिव है यूएन में, नाम के लिए फ़लस्तीन की एम्बेसी इंडिया में है। लेकिन अगर देखा जाए सही मायनों में, फ़लस्तीन नाम की कोई जगह अब नहीं बची। कि रामल्ला में भी, वहाँ पर जो वेस्ट बैंक में भी है, जो इलीगल सेटलमेंट शुरू हो गई हैं, और उनको रोकने के लिए कोई तैयार नहीं है, बावजूद इसके कि यूएसए बार-बार कह रहा है कि ये नहीं होनी चाहिए, इज़राइल को रोकने वाला कोई नहीं है वहाँ पर। तो वही है कि सामर्थ्य को दोष नहीं है, जो रामायण की चौपाई है, वही बात है कि इज़राइल के पास ताकत है, और वो ताकत उसके पास दोनों तरह से है। जी मिलिट्री पावर है, और इसके अलावा पॉलिटिकल सपोर्ट भी है, चाहे कहीं या अनकहीं, अनसुनी, अनसुनी, उनको रोकने के लिए वहाँ पर अभी कोई नहीं है। मैं आता हूँ सर, 2-3 बुनियादी सवाल हैं और शायद उनके पीछे भी इजराइल का ये संकट चल रहा है। कुछ बातें मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि यह जो युद्ध है, इसने कई देशों को अपनी जद में ले रखा है। जॉर्डन की जो सरकारी एजेंसी है, न्यूज़ एजेंसी, वो कह रही है कि वहाँ के राजा अब्दुल्ला द्वितीय ने लेबनान, उसकी सुरक्षा, संप्रभुता और इजराइल के युद्ध के सामने अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए पूरी तरीके से समर्थन का ऐलान किया है। फ्रांस के विदेश मंत्री जीन नोएल बारोट, उन्होंने लेबनान में इजराइल के हमले पर चिंता जताई
और संयुक्त राष्ट्र महासभा से अनुरोध किया है कि सुरक्षा परिषद की इमरजेंसी बैठक बुलाई जानी चाहिए। हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं, खतरनाक स्थितियां हैं। ईरान के जो राष्ट्रपति हैं मसूद पेजेश्कियान, वो कह रहे हैं कि अगर इजराइल अपने सारे हथियार रख देता है तो ईरान भी ऐसा करने के लिए तैयार है। यानी कि ईरान सीधे इजराइल से युद्ध नहीं चाहता है। हालांकि दोनों देशों ने एक दूसरे के ऊपर बीच बीच में हमले किए, लेकिन यह युद्ध में तब्दील हो जाए ऐसा हुआ नहीं। यानी कि ईरान ने अपने कदम पीछे खींच के रखे हैं और संकेत इस बात का दे रहा है कि अगर आपने युद्ध रोका तो हम भी आपसे युद्ध करना नहीं चाहते हैं। हम युद्ध नहीं चाहते और इजराइल है जो सभी तरह के संघर्ष को अंजाम देना चाहता है, ईरान कहता है। तो ईरान, जॉर्डन, फ्रांस, ये तमाम देश जो अभी कह रहे हैं, उसके पीछे एक बड़ा मुल्क है, उसका नाम अमेरिका है और उसके साथ कुछ और पश्चिमी देश हैं, खास करके ब्रिटेन और फ्रांस जैसे। फ्रांस थोड़ा संतुलन अभी साधने में लगा हुआ है, लेकिन ब्रिटेन और वो इजराइल के साथ हर हाल में खड़े हैं। इजराइल की सुरक्षा, संप्रभुता सुरक्षित रहे, अक्षुण्ण रहे, इसकी खातिर वो अपनी पूरी ताकत लगाने को तैयार हैं। जो मैंने आपको नक्शा दिखाया था, इजराइल के पश्चिमी हिस्से में भूमध्य सागर है और उस भूमध्य सागर के भीतर ईरान, अमेरिका का जो सबसे पावरफुल वॉरशिप है रूजवेल्ट, वो घूमता टहलता रहता है। इसीलिए है कि पूरे अरेबियन कंट्री में इजराइल की सुरक्षा वो सबसे पहले सुनिश्चित कर सके, उसके ऊपर कोई भी खतरा ना आ सके। अमेरिका ने अपने कर्मचारियों को ये कह रखा है कि आप नॉर्थ इजराइल, जो इजराइल का उत्तरी इलाका है, उधर बिल्कुल नहीं जाएं, वहाँ की यात्रा नहीं करें। यह पूरा इलाका इस समय हिजबुल्लाह की मिसाइलों और उसके रॉकेट के हमले का शिकार है। अमेरिका के दूतावास में सोमवार को एक बयान जारी किया गया और अपने कर्मचारियों और अमेरिका के जो लोग रहते हैं उनको, उनके परिवारों को यह सलाह दी गई। इजरायली डिफेंस फोर्स कह रही है कि हिजबुल्लाह ने उत्तर की ओर लगभग 20 रॉकेट दागे, जिसमें से सभी को तबाह कर दिया गया क्योंकि उसके पास एक सुरक्षा कवच है जिसको हम आयरन डोम कहते हैं। कुछ रॉकेट खुले में जरूर गिरे। इजरायली सेना ने अपने बयान में यह भी कहा है कि एयरफोर्स ने उस जगह हमला किया जहां से रॉकेट लॉन्च हुए। यानी कि लेबनान के भीतर जहां जहां से रॉकेट लॉन्च हुए, हमले किए गए, वहां वहां जखीरा है, वहां वहां रॉकेट, मिसाइल और बाकी अंबार है। इसलिए हमने टारगेट किया और बेइंतहा गोलाबारी की लेबनान के ऊपर ठिकानों पर। जनरल मैसन, ये एक बड़ा संकट इजराइल के लिए। इजराइल बार बार कहता है कि उसका जो उत्तरी हिस्सा है वहाँ से 60,000 लोगों को हटना पड़ा, अपने मकान घर बार छोड़ने पड़े क्योंकि हिजबुल्लाह की तरफ से उत्तरी इजराइल पर हमला हुआ। जब तक उनको हम फिर से बसा नहीं देते हैं, उनकी ज़िंदगी सुरक्षित नहीं कर देते हैं, उनको तसल्ली नहीं देते हैं कि इजराइल की ज़मीन पर उसके नागरिक की हैसियत से उनको कोई ख़तरा नहीं है, तब तक हिजबुल्लाह और हिजबुल्लाह के सारे कैंप चैन से नहीं बैठ सकते हैं, उनको हम तबाह करते रहेंगे। तो क्या ये युद्ध चलता रहेगा? इजराइल का जो लेबनान मिशन है, जैसे गाज़ा की तरह है, वो ऑन रहेगा? क्या इजराइल अब ग्राउंड सॉल्ट पे आएगा लेबनान में? अब बिल्कुल, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, ये खतरा जो है, एक तो तकरीबन मैं बोलूँगा अभी टल गया है, और दूसरा खतरा जो भी हिजबुल्लाह है नदर्न फ्रंट में, उसको इजराइल डील कर रहा है। अब डील करने के लिए उसने सबसे पहले जितने भी उसके मिसाइल और रॉकेट साइट्स हैं, आपको ये भी पता है कि ये कई बिल्डिंग्स के अंदर हैं, बिल्ट अप एरिया में, उनको भी नुकसान पहुंचाएगा इजराइल। और इजराइल के पास बहुत अच्छी एयरफोर्स है, मिसाइल्स हैं, रॉकेट्स हैं। तो क्या है कि वो बार बार सिविलियंस को वार्न कर रहा है, लेबनीज के लोगों को, कि हमारी लड़ाई आपके खिलाफ नहीं है, आप लोग को एक ह्यूमन ढाल बनाया जा रहा है, शील्ड बनाया जा रहा है, आप लोग नॉर्थ की तरफ जाइए, हम यहाँ हिजबुल्लाह के ठिकानों को ताबड़तोड़ हमला करेंगे। और वो कर रहा है, और ये स्ट्रैटेजी उसकी रहेगी। और मेरे को लगता है ये लड़ाई ये ज्यादा लंबी नहीं चलेगी। कारण ये है कि देखिए, ईरान से भी कुछ संकेत मिल रहे हैं। वो अब ये लड़ाई में, जैसे आपने अभी बताया कि इनके राष्ट्रपति ने भी बोला है कि हिजबुल्लाह के पास इतनी ताकत नहीं है,
लड़ने के लिए, नंबर एक। नंबर दो, सारी अरब कंट्रीज को एकजुट होकर ये लड़ाई बंद करवाना चाहिए। तो वो भी एस्केलेशन नहीं चाहता है। जिस प्रकार यूएस नेवी की डिप्लॉयमेंट है मेडिटेरियन पर्शियन गल्फ में, ईरान नहीं चाहता है वो डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट करने का। ठीक है। हिजबुल्लाह के कमांड कंट्रोल स्ट्रक्चर 3,000 लोग, उन्हीं के पास पेजर्स हैं और उन्हीं के पास वॉकी टॉकीज थे जो कमांडर्स हैं। तो कमांडर्स काफी हद तक घायल हो चुके हैं और जिसमें शामिल ईरान का एम्बेसडर भी था। बाकी किसी एम्बेसडर को कुछ नहीं हुआ है। तो ये ईरान का इन्वॉल्वमेंट यानी कि लेबनान के भीतर हिजबुल्लाह के जो ठिकाने हैं, उसके जितने लड़ाके हैं, उनके जो कमांडर्स हैं, उन सब तक इजराइल की पहुंच है और उसके पास जो इंटेलिजेंस इनपुट्स हैं वो बहुत मजबूत है, जिनके आधार पर वो लगातार उनको एलिमिनेट कर रहा है या फिर उनके ठिकानों पर अटैक कर रहा है। जनरल साहब, आप जुड़े, आपने अपनी राय जाहिर की। बहुत